Hello everyone, welcome to my channel AB Psychem classes. Today I am going to talk about another topic of group theory, which is matrix representation of symmetry elements. So this is very important to understand how to represent a symmetry element in the form of matrix. तो यहाँ पे हम जिस मैट्रिक्स का यूज कर रहे हैं वो 3x3 की मैट्रिक्स है। 3x3 मतलब 3 lines, 1, 2, 3 and 3 columns. These vertical are column and horizontal are lines. So 3x3 की मैट्रिक्स बन रही है यहाँ पे। तो जो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है उसके लिए 3x3 की मैट्रिक्स यूज करते हैं। अगर कोई और डायमेंशन का रिप्रेजेंटेशन होगा तो उतनी 9x9 4x4 की मैट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 3x3 की मैट्रिक्स यूज करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि 3x3 में आइडेंटिटी की मैट्रिक्स क्या होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये तो हर किसी को पता होगी क्योंकि ये छोटे लेवल से शुरू हो जाता है 12th से। अगर आपकी मैथ्स नहीं थी 12th में तो कोई बात नहीं। आइडेंटिटी की मैट्रिक्स ये होती है, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स से तो वही मैट्रिक्स वापस मिल जाती है, इसलिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखना है तो उसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ये लाइन वाले एलिमेंट है। इसमें 2 लाइन है और 1 2 and 3 कॉलम है, यानी कि ये 2x3 की मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की जो डायमेंशन होती है वो i क्रॉस j होती है, जिसमें i जो होता है वो नंबर ऑफ लाइन होती है और j जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो 2x3 की ये मैट्रिक्स है, पहले लाइन को बोलते हैं फिर कॉलम को बोलते हैं। और ये कितने की मैट्रिक्स है, इसमें 3 लाइन है और 2 कॉलम है, यानी कि 3x2 की मैट्रिक्स है। तो 2x3 की मैट्रिक्स को 3x2 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले ये वाली लाइन जिसमें हल्का सा शेड है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। पहली लाइन को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 बनेगा, फिर पहली लाइन को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो A12 बनेगा। इसी तरीके से दूसरी लाइन को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके A21 बनेगा और दूसरी लाइन को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके A22 बनेगा। ठीक है, तो अब कैसे होता है देखते हैं। जैसे ये एक 3x3 की 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ये जो साइन होता है स्क्वायर ब्रैकेट वाला ये 3x3 मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी। ये जो 3x3 की मैट्रिक्स है इनकी आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पहली लाइन है जो रेड सर्कल है इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो करो 3 into 7 plus 12 into 11 plus 4 into 6, ये पहली लाइन A11 बन गया। फिर इसकी मल्टीप्लाई इस कॉलम से करोगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसी कॉलम से करोगे तो यहाँ पे 3 कॉलम बन जाएंगे। 3 into 3 12 into 9 plus 4 into 8, ठीक है। फिर बनेगा 3 into 8 12 into 5 4 into 4। फिर इसी तरीके से इस लाइन का भी पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, फिर पहली लाइन का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, फिर पहली लाइन का तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, तो इस तरीके से मैट्रिक्स बन जाती है। इस तरीके से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब यहाँ पे आप ये वाली जो मैट्रिक्स है इसकी जगह आइडेंटिटी को भी रख के देख सकते हो। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आपको यही मैट्रिक्स वापस मिल जाएगी, इसीलिए उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, आप करके देख लेना अपने आप से, ये आपका होमवर्क है, आप एक बार करके देखना। चलिए हाँ, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका ये जो एलिमेंट है, पहली लाइन फर्स्ट कॉलम
A11 first line second column, A12 first line third column, A13 second line first column, A21 second line second column, A22 second line third column, A23। ठीक है, इस तरीके से देखिए। तो ये है एक 2x3 की मैट्रिक्स। इसमें सेकेंड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है, A23 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से एलिमेंट्स का नेम होता है। ये A11, A12, A13, A21, A22, A23 इस तरीके से। फर्स्ट लाइन फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट लाइन सेकंड कॉलम, फर्स्ट लाइन थर्ड कॉलम, सेकंड लाइन फर्स्ट कॉलम, सेकंड लाइन सेकंड कॉलम, सेकंड लाइन थर्ड कॉलम। ये जो एलिमेंट है थर्ड लाइन फर्स्ट कॉलम का है, ये एलिमेंट थर्ड लाइन सेकंड कॉलम का है, ये एलिमेंट थर्ड लाइन थर्ड कॉलम का है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका ये जो ये सिंबल है, इसको काई बोलते हैं। काई मतलब कैरेक्टर ऑफ मैट्रिक्स या फिर ट्रेस भी बोलते हैं इसको। मैट्रिक्स का ट्रेस या मैट्रिक्स का कैरेक्टर। किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रेस या फिर कैरेक्टर होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डायमेंशन के बराबर होता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ट्रेस के बराबर IR की डायमेंशन होती है। एक रूल होता है ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम में कि किसी भी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की डायमेंशन उस इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कैरेक्टर के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स का कैरेक्टर कैसे निकालते हैं। मैट्रिक्स का कैरेक्टर उसके ये वाले जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं इनका सम होता है। एक डायगोनल तो ऐसे वाला भी हो गया 0 1 0 वाला, एक होता है 1 1 1 वाला। अब तो कौन से डायगोनल एलिमेंट का सम होता है, उस डायगोनल एलिमेंट का सम होते हैं जिसके लिए जो एलिमेंट है वो A22 हो, A33 हो, A11 हो। यानी कि जिन एलिमेंट के लिए I इज इक्वल टू J होता है उनका सम मैट्रिक्स के कैरेक्टर के बराबर होता है। तो यहाँ पे तीनों को जोड़ो तो कितना आएगा 3। और अब हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं। सिग्मा XY प्लेन के लिए जो मैट्रिक्स होती है वो इस तरीके से देते हैं। प्लेन के लिए जो एटम्स या फिर एक्सिस प्लेन पर नहीं है उनका साइन बदल जाता है। यानी कि देखो सिग्मा XY में जो है XY प्लेन है, XY प्लेन में कौन सी एक्सिस नहीं आएगी, Z एक्सिस नहीं आएगी, तो Z एक्सिस का साइन बदल गया, माइनस हो गया। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 -1। ऐसे ही सिग्मा YZ को देखो, जो प्लेन पर नहीं है वो कौन सा है X, तो X का साइन बदल गया, -1 हो गया है। ऐसे ही सिग्मा XZ को देखो, अब इनका कैरेक्टर देखो, इन सबको जोड़ो डायगोनल एलिमेंट को तो क्या आएगा 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा। अब सिग्मा XZ को देखो तो क्या आएगा, इसमें Y नहीं है तो Y माइनस में हो गया। ठीक है, सिग्मा XZ का कैरेक्टर कितना होगा 1 होगा, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। ये है CN प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो जो प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है उसका मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, उसकी मैट्रिक्स इस तरीके से दी जाती है cos phi sin phi 0 माइनस sin phi cos phi 0 0 0 1। ठीक है, तो ये इसकी मैट्रिक्स हो गई। अब इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, cos phi plus 1, इसका सम कैरेक्टर हो गया। तो कैरेक्टर कितना आएगा, chi C2 इज इक्वल टू 2 cos phi plus 1। ठीक है, यहाँ पे जो n है ये एक्सिस का ऑर्डर है और इसकी वैल्यू ऐसे देखते हैं, या इसको थीटा भी बोल सकते हैं फाई की जगह। फाई की वैल्यू 360 डिवाइडेड बाई n होती है। ठीक है, तो
ये हो गया प्रॉपर एक्सिस के लिए। ये है SN इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी मैट्रिक्स इस तरीके से दी जाती है, वहां पे यहाँ पर 1 था तो यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक है, बाकी सेम रहेगा। cos phi sin phi 0 माइनस sin phi cos phi 0 0 0 -1, यानी कि इसमें जो ट्रेस होगा काई Cn होता है 2 cos phi +1 और काई SN हो जाएगा 2 cos phi -1, ठीक। आप इसको नोट्स बनाते हुए चलिए, अपने मेरे पढ़ाने के साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और अच्छी तरह समझ में आएगा। ये है इन्वर्जन सेंटर की मैट्रिक्स। इसको कैसे लिखते हैं? -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। अब इसमें x, y और z सबके साइन बदल गए। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्जन सेंटर है। देखो हम आइडेंटिटी एलिमेंट को अप्लाई करते हैं, कहाँ गया, ऊपर है, सॉरी। हम आइडेंटिटी एलिमेंट को अप्लाई करते हैं तो एक्स वाई जेड में कोई चेंज नहीं आता, मॉलिक्यूल सेम रहता है, आपने देखा है। हम सिग्मा प्लेन को अप्लाई करते हैं तो एक एक्सिस का साइन चेंज होता है। आइडेंटिटी में किसी का साइन चेंज नहीं होता है, सिग्मा में एक का साइन चेंज होता है। एक्सिस में जब हम किसी एक्सिस को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, दो एटम का साइन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को, जो कि 2 डायमेंशनल के लिए होता है, उसको एक बार देखो। उसमें अगर आप एक एक्सिस डालोगे, एक्सिस के अबाउट रोटेशन करोगे तो दो एक्सिस का साइन चेंज होगा, और जिसके अबाउट एक्सिस के अबाउट रोटेशन होता है उसका साइन चेंज नहीं होता है। जैसे कि हम करते हैं Cn को XYZ कोऑर्डिनेट पे अप्लाई करेंगे, जैसे C2 है 180 डिग्री का रोटेशन देती है C2 एक्सिस, तो उसको XYZ कोऑर्डिनेट पे अप्लाई करोगे तो क्या होगा, C2Z को अगर अप्लाई करोगे तो C2 में जो X है, X की वैल्यू चेंज होगी, Y की वैल्यू चेंज होगी और Z की एज इट इज रहेगी। ऐसे देखो, जैसे यहाँ पर देखो, फॉर एग्जांपल इस टाइप का कोई चीज दी है, C2Z को XYZ कोऑर्डिनेट में अप्लाई करना है, तो जो XYZ कोऑर्डिनेट है ये Z के अराउंड रोटेशन होगा ना, Z कोऑर्डिनेट के अराउंड रोटेशन होगा, मतलब कि Z एक्सिस से होते हुए C2 एक्सिस जा रही है, तो 180 डिग्री कौन रोटेट करेंगे, XY, तो जो 180 डिग्री रोटेशन होगा वो देगा -x -y और z। क्वेश्चन सिर्फ C2 के अराउंड रोटेशन को लेके आते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो अगर ना C2 के अलावा कोई और एक्सिस दी होगी तो सिर्फ C2 होगी, तभी होगा -x -y। आप चाहो तो करके देख लेना, x के जो अपोजिट डायरेक्शन में होती है वो -x एक्सिस होती है ना, तो 180 डिग्री रोटेशन से -x -y और z, x के अराउंड C2 होगी तो x के अलोंग C2 होगी एक्सिस, तो जो एक्सिस पर नहीं है वो माइनस में हो जाएगा, यानी कि दो के साइन चेंज हुए हैं C2 अप्लाई होने पे। आइडेंटिटी से किसी का साइन चेंज नहीं हुआ है, प्लेन से एक एक्सिस का साइन चेंज हुआ, C2 से दो एक्सिस के साइन चेंज हुए, ठीक है। ऐसे ही होता है इन्वर्जन सेंटर। इन्वर्जन सेंटर क्या करता है, जैसे ये आपकी y है, ये -y है, ये x है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये -x है, ये z है और ये -z है। हमारा ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 डायमेंशनल के लिए। तो यहाँ पर जो XYZ पॉइंट होगा कोई, अगर यहाँ XYZ है और ये इन्वर्जन सेंटर है, तो इन्वर्जन सेंटर के थ्रू स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री रोटेशन, 180 डिग्री का चेंज जो देती है C2 एक्सिस भी देती है और इन्वर्जन सेंटर भी देता है कोऑर्डिनेट में। तो यहाँ पे 180 डिग्री चेंज होके कहाँ जाएगा, इन्वर्जन सेंटर के थ्रू ही इन्वर्ट होता है ना एटम्स, तो यहाँ पे चला जाएगा इस तरीके से। तो जब भी इन्वर्जन सेंटर अप्लाई होगा, जैसे यहाँ ये ऑरेंज इन्वर्जन सेंटर है, तो ये 1 एटम 6 की जगह चला जाएगा, 6 1 की जगह,
5 की जगह 3 आ जाएगा, 4 की जगह 2, 2 की जगह 4 आ जाएगा। इस तरीके से इन्वर्जन सेंटर ऑपरेट करता है किसी भी सिस्टम में। तो जो एटम एक्सिस से होके जाता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, जो एटम प्लेन पर होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, और आइडेंटिटी से तो कुछ भी चेंज नहीं होता है। इन्वर्जन सेंटर से तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, सब माइनस के हो गए, तो इन्वर्जन सेंटर का कैरेक्टर कितना हो गया, -3। आइडेंटिटी का था 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो C2 एक्सिस के लिए कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, ऐसे ही SN के लिए भी निकाल सकते हैं। काई C2 इज इक्वल टू 2 cos 5 + 1, 2 cos 360/2 + 1, यानी कि -1 आ जाएगा सॉल्व करके। और यहाँ पर आपको जो है हर चीज़ का कैरेक्टर निकाल के देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मेन कैरेक्टर होते हैं एक्सिस के, वो आप याद कर लो तो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, 3 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। उसमें थ्योरी भी होती है, जो MSc होती है, MSc में तो आपके थ्योरी होगी, और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक एक चीज़ को निकाल के देखो, तो इससे अच्छा आप याद कर लो। तो काई सिग्मा चाहे कोई सा भी प्लेन हो, वर्टिकल डाईहेड्रल हो या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन हो, या सिग्मा XY YZ या ZX कोई सा भी प्लेन हो, उसके लिए सिग्मा का कैरेक्टर हमेशा 1 आता है, और काई का आइडेंटिटी का कैरेक्टर 3 होता है। काई C3 इज इक्वल टू 0 निकाल सकते हो फॉर्मूला से, काई C2 इज इक्वल टू -1, काई इन्वर्जन सेंटर -3, काई S4 -1, ठीक है। अब देखते हैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, रिड्यूसिबल का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिबल मतलब जिसे रिड्यूस किया जा सके, घटाया जा सके, ठीक है, कम किया जा सके या तोड़ा जा सके। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे चौक है, उसका हम पाउडर बना सकते हैं, ठीक है। तो चौक क्या है, रिड्यूसिबल है, क्योंकि हम उसको तोड़ रहे हैं, तोड़ सकते हैं, और स्मॉल पार्टिकल में तोड़ सकते हैं, फाइन पार्टिकल में, छोटे यूनिट में, यानी कि हमने चौक को पीस करके छोटे यूनिट में तोड़ दिया। और पाउडर के जो पार्टिकल हैं वो इरिड्यूसिबल हैं। इरिड्यूसिबल इसलिए क्योंकि मैं बोल रही हूँ क्योंकि उसको हम उससे ज़्यादा फाइन और पीस नहीं पाएंगे, ठीक है। वैसे जो पार्टिकल हैं, आप ये सोचोगे कि पार्टिकल तो मॉलिक्यूल होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल होगा, उसको हम तोड़ सकते हैं एटम्स में और एटम्स को भी ब्रेक कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ समझाने के लिए बता रही हूँ। तो जो एटम है उसको भी तोड़ा जा सकता है, पार्टिकल निकल जाते हैं, बनते हैं कई तरीके के सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ चौक को पीसने की, तो पीस के तो आप एटम में कन्वर्ट नहीं कर सकते ना। तो आप जब एक चौक लोगे तो वो आपकी रिड्यूसिबल हुई, और जो पाउडर है वो इरिड्यूसिबल फॉर्म हो गई, ठीक है, मतलब उसको और नहीं तोड़ सकते हैं। तो जो ये जो गामा है, ये रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। गामा RR का मतलब गामा रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को डिनोट करेगा। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को ड्राइव किया जाता है बेसिस से, सिंगुलर बेसिस सेट से, जैसे कि XYZ कोऑर्डिनेट या 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3n मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स इन एनी मॉलिक्यूल, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। तो 3n में जो टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट है, मतलब उसमें कितने कितने मूवमेंट हो सकते हैं, वाइब्रेशंस हो सकते हैं, रोटेशंस हो सकते हैं, ट्रांसलेशन हो सकते हैं। ट्रांसलेशन क्या हुआ, जैसे गैस का मॉलिक्यूल एक कमरे में इधर से उधर घूमता रहता है, वो ट्रांसलेशन मोशन हो गए। अब इसमें ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन मोशन में, वाइब्रेशनल मोशन के जो है अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मैं बताती रहूंगी। जैसे ये फॉर एग्जांपल H2O है, इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी ये कितनी होगी, 3 × n। n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल।
थ्रू 9 कोऑर्डिनेट होंगे इसके, इस तरीके से हर कोऑर्डिनेट के लिए XYZ ऐसे करके लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर टेबल की C2V पॉइंट ग्रुप के लिए। ठीक है, एक होती है कैरेक्टर टेबल, यानी कि ऐसी टेबल जिसमें सारे के सारे गामास का, अच्छा वो तो था रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन ये जो है ये गामा 1 गामा 2 गामा 3 ये है IRs। IR का मतलब होता है इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि मैंने पाउडर को बताया ना, ये इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, यानी कि इसको माइक्रो स्टेट भी बोल सकते हैं। जैसे चौक एक मैक्रो स्टेट है, मैक्रो मतलब बड़ा, और जो पाउडर है वो माइक्रो स्टेट हो गई, माइक्रो मतलब छोटा। ठीक है, तो पहले देखो पॉइंट ग्रुप। पॉइंट ग्रुप क्या होता है? ए सेंटर वेयर ऑल सिमेट्री एलिमेंट्स इंटरसेक्ट इन एनी मॉलिक्यूल। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? जैसे ये लाइंस हैं, ये क्रॉस करेंगी, ठीक है, तो एक पॉइंट पर सारी लाइंस मिलेंगी तो वो क्या हुआ? इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ऐसे में मॉलिक्यूल में सारे सिमेट्री एलिमेंट जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं पॉइंट ग्रुप। द ग्रुप विच कंटेन्स ऑल सिमेट्री एलिमेंट्स, इसको ये भी कह सकते हैं जो कि सारे सिमेट्री एलिमेंट्स को कंटेन करता हो। ये C2V पॉइंट ग्रुप के लिए एक कैरेक्टर टेबल दी हुई है। इसमें जो सिमेट्री एलिमेंट है वो है EC2 सिग्मा डैश सिग्मा डबल डैश। जो सिग्मा डैश है वो मॉलिक्यूलर प्लेन है, देखिए। तो ये जो H2 है, देखो ये H2 का मॉलिक्यूल है, इसमें ये जो प्लेन जा रहा है सारे एटम्स को बीच से कट करते हुए, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन। ठीक है, मॉलिक्यूलर प्लेन में सारे एटम आ गए, यानी कि इस प्लेन को ऑपरेट करने पे कोई चेंज नहीं होगा मॉलिक्यूल में, क्योंकि प्लेन पर जो चीज होती है वो चेंज। तो ये वही मॉलिक्यूलर प्लेन है। और ये सिग्मा डबल डैश वो प्लेन है, देखिए ये प्लेन है सिग्मा। तो ये रहा आपका सिग्मा डबल डैश, जो कि वाटर मॉलिक्यूल को दो आइडेंटिकल हाफ में बांट रहा है और ऑपरेट करने पर मॉलिक्यूल एक्सचेंज हो रहे हैं, सॉरी एटम्स एक्सचेंज हो रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर जो गामा है, जो A1 A2 A3 है, ये गामा के नेम्स हैं, मुलिकन सिंबल बोलते हैं। इस गामा के लिए मुलिकन सिंबल क्या आएगा? आपको अगर कोई पूछे, एक IR दे दी, मतलब इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, आपको गामा 1 दे दिया, 1 1 1 ट्रिपल 4 बार 1 दे दिया यहाँ पे, मान लो C2V के लिए। ठीक है, और आपसे पूछ लिया गामा 1 इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए आप मुलिकन सिंबल बताओ, तो आप कैसे उस मुलिकन सिंबल को निकालोगे? तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। अब ये टेबल कैसे बनाते हैं मैं ये आके आपको अगली वीडियोस में बताऊंगी। अभी देखो कि रूल टू असाइन मुलिकन सिंबल्स फॉर IR। तो जो A और B का यूज होता है वन डायमेंशनल इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। जो E होता है वो टू डायमेंशनल इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। जो T होता है उसका यूज ट्रिपली डिजेनरेट स्टेट के लिए होता है, यानी कि 3 डायमेंशनल के लिए होता है T का यूज। ठीक है, यानी कि आपने EG और T2G सुना होगा ना, d ऑर्बिटल स्प्लिट करते हैं लिगेंड फील्ड की प्रेजेंस में, तो EG और T2G में बढ़ते हैं। ऑक्टाहेड्रल के केस में जो EG होता है वो हाईएस्ट एनर्जी का होता है और जो T2G होता है वो लो एनर्जी वाला होता है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के केस में, टेट्राहेड्रल में उल्टा हो जाता है। तो उन्हीं को बोलते हैं डबली डिजेनरेट और ट्रिपली डिजेनरेट स्टेट, EG T2G। यहाँ पे कैपिटल से जो रिप्रेजेंट किया है वो स्टेट के लिए क्या है, A और B क्या होते हैं? 1 डायमेंशनल, E 2 डायमेंशनल और T 3 डायमेंशनल के लिए। यहाँ पे जो G और U सिंबल आते हैं कभी कभी मुलिकन सिंबल्स में, जो है G और U का भी कभी कभी यूज कर देते हैं, यानी कि A1G A2G B1U, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा कभी कभी। तो उनका मतलब क्या होता है? G का यूज तब करते हैं जब जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वो सिमेट्रिक हो
इन्वर्जन सेंटर के रिस्पेक्ट में, यानी कि पॉइंट ग्रुप है, एक पॉइंट ग्रुप दिया है, कोई सा भी पॉइंट ग्रुप, यहाँ तो इन्वर्जन सेंटर नहीं होता है वाटर में, C2V पॉइंट ग्रुप में इन्वर्जन सेंटर नहीं होता है, ठीक है। वाटर का भी C2V पॉइंट ग्रुप होता है और C2V पॉइंट ग्रुप में इन्वर्जन सेंटर एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो मॉलिक्यूल जहाँ पे इन्वर्जन सेंटर एग्जिस्ट करेगा अगर इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इन्वर्जन सेंटर के सिमेट्रिक होगा, यानी कि सिमेट्रिक और एनसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब होता है गामा के लिए इन्वर्जन सेंटर की IR का साइन पॉजिटिव होगा और गामा के लिए इन्वर्जन सेंटर की IR का साइन निगेटिव होगा, ठीक है। और U का यूज क्या होता है, जिरेड अनजिरेड बोलते हैं इसको, या गैरेड अनगैरेड बोलते हैं क्योंकि जर्मन है ये वर्ड। तो अनगैरेड के लिए IR क्या होगी, एंटीसिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू इन्वर्जन सेंटर, जब IR एंटीसिमेट्रिक होगी इन्वर्जन सेंटर के रिस्पेक्ट में। तो जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूँ आपको, मैं इस तरीके से गामा टू एक IR दे दूँ और मैं यहाँ पे ढक दूँ इन सबको और पूछूं कि मेरे को बताओ कि मूल्यांकन सिंबल क्या होगा इस IR के लिए, तो पहले तो आप ये देखोगे कि ये 1 डायमेंशनल है कि 2 डायमेंशनल है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में इस वीडियो के एक रूल बताया था, एक थ्योरम होती है ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, उसका एक रूल होता है, एक पोस्टुलेट होता है उसका, कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट का कैरेक्टर होता है किसी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में, जो आइडेंटिटी एलिमेंट का कैरेक्टर होता है वही उस इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की डायमेंशन होती है। यानी कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है इसका कैरेक्टर कितना है, इसका कैरेक्टर 1 है यहाँ पे काई ई, क्योंकि ये कैरेक्टर टेबल है और ये सारे जो लिखे हुए आपको दिख रहे हैं ये कैरेक्टर है। आइडेंटिटी का कैरेक्टर 1 है गामा 2 के लिए, तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, सिंबल आ जाएगा A B E और T में से A, ठीक है। अब A क्यों आया, A इसलिए आता है क्योंकि जब आप आगे रूल देखो A और B क्यों असाइन करते हैं, यूज ऑफ सिंबल A and B एंड सबस्क्रिप्ट 1 2 एंड प्राइम एंड डबल प्राइम्स, ठीक है। तो A का यूज कब करेंगे, फॉर नॉन डिजेनरेट सेट या फिर व्हेन IR इज सिमेट्रिक अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, तब A का यूज करेंगे। इसको लिखते चलो, फिर जब हम टेबल में जाएंगे तो हम देखेंगे एक एक करके। When IR is symmetric about principal axis of rotation CN, तब A का यूज करेंगे, और इसमें भी सबस्क्रिप्ट 1 और 2 होती हैं। 1 का यूज कब करेंगे, When IR is symmetric about C2 परपेंडिकुलर टू CN, या फिर कोई भी सब्सिडरी एक्सिस जो कि हायर ऑर्डर की है CN एक्सिस के बाद, जैसे C3 एक हायर ऑर्डर की एक्सिस है तो C2 सब्सिडरी एक्सिस हो गई जिसका हायर ऑर्डर है लेकिन CN से कम है। अगर C4 प्रिंसिपल एक्सिस है तो C2 और जो है C3 सब्सिडरी एक्सिस हो गए तो C3 का ऑर्डर देखेंगे। तो ये जो मॉलिक्यूलर प्लेन होता है, अगर C2 एब्सेंट है तो मॉलिक्यूलर प्लेन को देखेंगे। यहाँ पे मॉलिक्यूलर प्लेन का ऑर्डर कितना है, मतलब मॉलिक्यूलर प्लेन के अबाउट जो है कैरेक्टर कौन सा है, प्लस में है कि माइनस में है, वही देखेंगे बस। 2 में कब जाएंगे, A2 कब लगाते हैं, 2 तब लगाते हैं जब C2 के अबाउट एंटी सिमेट्रिक हो, यानी कि C2 का कैरेक्टर जब माइनस में आ रहा हो, या फिर C2 नहीं है तो मॉलिक्यूलर प्लेन का देखो, अगर मॉलिक्यूलर प्लेन का कैरेक्टर माइनस में आ रहा है तो 2 लगा देंगे। अब देखो B यूज कब करते हैं, हम B का यूज तब करते हैं जब इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन एंटी सिमेट्रिक हो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के। A का यूज कर रहे थे जब सिमेट्रिक हो CN के, और B का यूज करेंगे जब एंटी सिमेट्रिक हो, यानी कि CN का कैरेक्टर माइनस का हो उस IR के लिए। अब 1 का यूज कब करते हैं इसमें,
1 का यूज तब करते हैं जब IR सिमेट्रिक हो C2 के, या फिर C2 नहीं है तो मॉलिक्यूलर प्लेन को ढूंढो। अगर मॉलिक्यूलर प्लेन के सिमेट्रिक है तो 1 का यूज करो, या फिर C2 के सिमेट्रिक है तो 1 का यूज करो। अगर C2 के सिमेट्रिक नहीं है, अगर C2 के सिमेट्रिक नहीं है तो 2 का यूज करते हैं, या फिर प्लेन के सिमेट्रिक नहीं है तो 2 का यूज करते हैं। अच्छा, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है? द एक्सिस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन। C2 C3 में से C3 प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्योंकि इसका ऑर्डर ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये बताना था कि प्रिंसिपल प्लेन मॉलिक्यूलर प्लेन को सिग्मा प्राइम से डिनोट करते हैं। ज्यादातर बुक्स में प्राइम ही लगाते हैं, नहीं तो मॉलिक्यूलर प्लेन में अगर प्राइम नहीं है तो जिसमें एक में प्राइम होता है, एक में डबल प्राइम होता है, या फिर एक में प्राइम नहीं होता है, एक में प्राइम होता है, वो आप कैरेक्टर देख के बता सकते हो कि कौन सा मॉलिक्यूलर प्लेन है। द प्लेन विच कंटेन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। और जब इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज सिमेट्रिक अबाउट मॉलिक्यूलर प्लेन तब हम यूज करते हैं प्राइम का, और जब एंटी सिमेट्रिक हो तब करते हैं डबल प्राइम का। अब हम देखते हैं अपनी कैरेक्टर टेबल में से प्राइम और डबल प्राइम। जैसे ये आपका एक टेबल होती है ना, इस टाइप से यहाँ पे C2 भी पॉइंट ग्रुप दिया होता है, ये सिमेट्री एलिमेंट है, इनको बोलते हैं मिलिकन सिंबल, ठीक है। अब देखो मिलिकन सिंबल या लेबल को कैसे, A का मतलब होता है सिमेट्रिक है, B का मतलब होता है एंटी सिमेट्रिक है। प्रिंसिपल एक्सिस के A यूज होता है 1 डायमेंशनल के लिए, 2 डायमेंशनल के 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल के लिए G होता है, 5 डायमेंशनल के लिए H यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे A का मतलब होता है 1D, और इस 1 का मतलब होता है सिमेट्रिक, और एंटी सिमेट्रिक के लिए 2 यूज होता है विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड सिमेट्री एलिमेंट C2 और सिग्मा भी, ठीक है। C2 प्रिंसिपल एक्सिस के बाद जो सेकेंड नंबर पर C2 या सिग्मा भी जो भी है। ये G होता है जिरेडन जिरेड या गैरेडन गैरेड के लिए प्राइम और एंटी प्राइम। सिग्मा H के जो सिग्मा हॉरिजॉन्टल होता है ना, एक बात याद रखना, जो प्राइम और डबल प्राइम होते हैं वो हमेशा सिग्मा H के रिस्पेक्ट में दिए जाते हैं। अगर सिग्मा H नहीं है तो वहां पे आपको प्राइम और डबल प्राइम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो G मतलब प्रेजेंस, U मतलब अब्सेंस ऑफ इन्वर्जन सेंटर। G प्रेजेंस के लिए होता है इन्वर्जन सेंटर की, और U अब्सेंस के लिए होता है इन्वर्जन सेंटर की। मतलब सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक के लिए यूज करते हैं। वैसे अगर है ही नहीं तो G और U भी यूज नहीं करेंगे। जैसे इन्वर्जन सेंटर नहीं है तो G और U भी यूज नहीं करेंगे। G और U का यूज तभी होता है जब सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक हो इन्वर्जन सेंटर के अबाउट। जब होगा तभी तो देखोगे कि +1 है यार ये -1 है, तो ये थोड़ा सा देख लेना। तो यहाँ पे C2V है, यहाँ पे आइडेंटिटी है, C2 है, सिग्मा XZ है, सिग्मा YZ है, ठीक है। यहाँ पे प्राइम या डबल प्राइम का यूज नहीं करते हैं, वो गलती से मैंने वहाँ पे लिख दिया होगा प्राइम या डबल प्राइम, लेकिन C2V में यूज नहीं होगा प्राइम डबल प्राइम का, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा H हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं, यहाँ पे मॉलिक्यूलर प्लेन है। जबकि मैंने आपको क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, द प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा H नहीं है तो यहाँ पे प्राइम और डबल प्राइम का यूज भी नहीं किया हुआ है। यहाँ पे इस IR के लिए A1 है क्योंकि ये टोटली सिमेट्रिक IR है, इसके लिए A1 यूज होता है। ये A है क्योंकि यहाँ पे C2 के अबाउट जो कैरेक्टर है
C2 का कैरेक्टर इस IR के लिए A2 के लिए 1 है, इसीलिए यहाँ पे A का यूज हुआ है। 2 का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि जो सिग्मा XZ है प्रिंसिपल प्लेन जो कि सारे एटम्स को कंटेन करता है H2O के केस में, तो उसके लिए जो IR है वो -1 है, इसीलिए यहाँ A2 यूज हुआ है। सिग्मा YZ का यूज क्यों हुआ है? सिग्मा YZ में यहाँ पे -1 का यूज हुआ है, लेकिन इससे आपको उतना खास मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इन दोनों से मतलब है, C2 और प्रिंसिपल प्लेन से। अब यहाँ देखो, यहाँ पे C2 के रिस्पेक्ट में -1 लिखा है तो B आ जाएगा, यहाँ पे +1 लिखा हुआ है तो 1 आएगा, यहाँ पे -1 है तो B आएगा, यहाँ -1 है तो 2 आ जाएगा। ये भी कुछ जो है रूल्स हैं यहाँ, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू रोटेशनल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू CN, देन सिग्मा V। ठीक है, सिग्मा V सिग्मा H मैंने आपको सारे बता रखे हैं। अच्छा, प्राइम का यूज तब होता है जब सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा H, डबल प्राइम एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा H, G symmetric with respect to inverse, U antisymmetric with respect to inverse. If both I and sigma H are present, then irreducible representation gets U and G subscript not double prime and or prime. ठीक है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल दे के बताया हुआ है इन्होंने, ये मोलिकन सिंबल है, आप इनको ढकिए और एक एक IR को देख करके खुद से रूल अप्लाई करके असाइन करने की कोशिश करना। ये रूल्स हैं, देखो इनको लिख लो चाहो तो पूरा देख करके। प्लेबैक स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हो अगर मेरे स्क्रॉल डाउन करने में थोड़ा सा फास्ट या स्लो हो रहा है तो यहाँ पर जो है ये प्राइम और डबल प्राइम नहीं लगेंगे क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर प्लेन नहीं है ना, मतलब मॉलिक्यूलर प्लेन सिग्मा H नहीं है। सिग्मा मॉलिक्यूलर प्लेन तो है लेकिन H नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है, वो सिग्मा V ही है, क्योंकि जो सिग्मा V होता है, देखो ये देखो, ये जो सिग्मा प्लेन है C2 एक्सिस इसी से होकर के जा रही है, यानी कि ये प्लेन पैरेलल है C2 एक्सिस के। ये मॉलिक्यूलर प्लेन तो है लेकिन सिग्मा V नहीं है, सॉरी सिग्मा H नहीं है, ये सिग्मा वर्टिकल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल होता तो परपेंडिकुलर जाता, लेकिन परपेंडिकुलर में कोई प्लेन डल ही नहीं सकता क्योंकि मिरर इमेज नहीं बनेगी उधर दूसरी साइड को, इसीलिए वहाँ प्राइम का यूज नहीं होगा। अच्छा, अब ये है आपकी एक ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल, ठीक है, इसको GMT भी बोलते हैं। सॉरी, तो ये आपकी GMT है टेबल, ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल। इसमें जो है ये सिमेट्री एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन टेबल होती है, ये ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल। एक पॉइंट ग्रुप में जितने सिमेट्री एलिमेंट होते हैं उसके आपस में मल्टीप्लाई की होती है तो बनती है GMT। तो आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर, किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी वही एलिमेंट वापस मिल जाएगा। E की से मल्टीप्लाई करके E मिलेगा, C2 से करके C2 इससे करके ये, ऐसे C2 की E से मल्टीप्लाई करके C2 की C2 से मल्टीप्लाई करके C2 की स्क्वायर हो जाएगा, और CN की पावर N E के बराबर होता है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो यहाँ पे आइडेंटिटी आ गया, C2 सिग्मा XZ से मल्टीप्लाई करोगे तो H2O के ऊपर मल्टीप्लाई करके आप देख लो, मतलब ऑपरेशन लगा के C2 इंटू सिग्मा XZ करोगे तो सिग्मा XZ को पहले अप्लाई करना C2 के ऊपर, मॉलिक्यूलर प्लेन को कैसे करोगे देखो। जैसे ये H2O का एक मॉलिक्यूल है, H2O में करो अप्लाई सिग्मा मॉलिक्यूलर प्लेन अप्लाई करो, वहाँ पे हमने कुछ और लिया है, यहाँ पे कुछ और नाम है तो कंफ्यूज मत होना। ये मॉलिक्यूलर प्लेन लिया है, यहाँ पे YZ है मॉलिक्यूलर प्लेन, ठीक है। मॉलिक्यूलर प्लेन को अप्लाई करके तो कुछ नहीं होता है, सेम ही रहता है सब कुछ।
तो अब हम करेंगे C2 को अप्लाई। तो C2 को अप्लाई करके H1 H2 की जगह चला गया, ठीक है। तो इसका ऑपरेशन किसके बराबर होगा, सिग्मा के बराबर, यानी कि इसमें भी H1 H2 की जगह जाएगा, ठीक है। तो चाहे सिग्मा XZ अप्लाई करो या फिर C2 और सिग्मा YZ को एक साथ अप्लाई करो, बात एक ही है। इसीलिए जब हम C2 को सिग्मा XZ से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिग्मा YZ आता है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो XZ आ जाएगा। आप एक बार ध्यान दो, इस मल्टीप्लिकेशन टेबल में किसी भी लाइन और किसी भी कॉलम में एक एलिमेंट 2 बार नहीं आ रहा है। जैसे सुडोकू खेला होगा आपने, जैसे वहां होता है वैसे ही यहाँ भी हो रहा है। तो सिग्मा XZ को इसे करोगे तो वही आ जाएगा, C2 से करोगे तो YZ आएगा। यहाँ पे आपने करके देख लिया है तो आपको एक जगह पे लिख लो, फिर वही करते रहना। सिग्मा XZ से करोगे तो सिग्मा XZ को E आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू E होता है ना। सिग्मा XZ की YZ से करोगे तो C2 आ जाएगा, ठीक है। सिग्मा YZ को E से मल्टीप्लाई करो तो YZ आएगा, सिग्मा YZ को C2 से करोगे तो XZ आ जाएगा, सिग्मा YZ को सिग्मा XZ से मल्टीप्लाई करोगे तो C2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा। ये जो एलिमेंट होते हैं इनको आंख बंद करके जो डायगोनल एलिमेंट है वो सबको E भर देना। ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल आएगी तो जो डायगोनल एलिमेंट है उनको आंख बंद करके E ही डाल दो, ठीक है, क्योंकि वो आइडेंटिटी ही आती है। तो अब आगे देखते हैं, ये आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको आप नोट करते चलना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं नंबर ऑफ IRs, कितने IR होंगे किसी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में। NRR इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स द IR irreducible representation is present in reducible representation। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ IR 1/h सिग्मा गामा RR इंटू R, जहाँ पे ये मैंने बताया कि ये क्या है। अब आगे एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा, इसीलिए मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ उसको। अब पहले तो कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, गामा रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। तो आपको एक टेबल दी होगी या फिर टेबल नहीं भी दी होगी तो आप बिना टेबल के भी निकाल सकते हो गामा रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को, ठीक है। तो उसके लिए हम ये मेथड का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने अमोनिया के लिए निकाला है, C3 भी पॉइंट ग्रुप होता है अमोनिया का, ठीक है। तो ये है NOUSA नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स, ठीक है। मतलब कि इस एलिमेंट को अप्लाई करने पे मॉलिक्यूल में कितने एटम अनशिफ्टेड है, 4 के 4 अनशिफ्ट रहेंगे। आइडेंटिटी को अप्लाई करोगे तो C3 को अप्लाई करोगे तो देखते हैं कितने अनशिफ्टेड। देखो ये अमोनिया है, इसमें मैं लगाऊंगी C3, मैंने डाल दी C3 एक्सिस। अब मैं C3 ऑपरेट करती हूँ तो ध्यान से देखो, सारे तीनों हाइड्रोजन एटम तो शिफ्ट हो रहे हैं एक दूसरे की जगह से, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है। कौन सा शिफ्ट नहीं हो रहा है, कार्बन एटम, तो सिर्फ एक एटम अनशिफ्ट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितने हो गए 1, क्योंकि सिर्फ कार्बन ही अनशिफ्टेड था। और सिग्मा वी प्लेन को लगाएंगे तो सिग्मा वी में कितने अनशिफ्टेड रहेंगे, देखो ये सिग्मा वी प्लेन रहा यहाँ पे, तो वी प्लेन लगाने पे कितने एटम अनशिफ्टेड रहेंगे, ये देखो ये दोनों तो शिफ्ट कर रहे हैं एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं, लेकिन ये एटम जो प्लेन पर हैं ये अपनी जगह से कहीं पर भी मूव नहीं हो रहे हैं। तो अनशिफ्टेड एटम कितने हो गए 2। तो सिग्मा वी को लगाने पर अनशिफ्टेड एटम 2 हो रहे हैं। अब देखो कैरेक्टर मैंने शुरुआत में ही आपको सारे एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन में निकालना बता दिया था। तो आइडेंटिटी का कैरेक्टर 3 होता है 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स के लिए, C3 का 0 होता है, सिग्मा वी का 1 होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब इनको मल्टीप्लाई करो,
दोनों को 12 आ जाएगा, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2। तो ये हो गया रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। C3V पॉइंट ग्रुप के लिए हमने रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाल लिया। ठीक है। हाँ, इसमें एक और चीज नोट करने वाली होती है कि जो C2V C3V या फिर D2H जितने भी पॉइंट ग्रुप है सबकी टेबल मॉलिक्यूल्स के लिए सेम रहेंगी। जो मॉलिक्यूल C2V ग्रुप के होंगे, जैसे C2V ग्रुप में कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, जैसे यहाँ पे देखो C2V में वाटर है, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, ये है। इन सारे मॉलिक्यूल्स के लिए कैरेक्टर टेबल तो इन सारे मॉलिक्यूल्स के लिए सेम रहेगी। ठीक है, कैरेक्टर टेबल सेम रहेगी। एक पॉइंट ग्रुप के जितने मॉलिक्यूल होंगे सबकी कैरेक्टर टेबल सेम बनेगी। पर डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे गामा रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालने की बारी आती है ना, तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हर किसी का अलग अलग होता है, तो अनशिफ्टेड एटम चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये तो सेम रहेगा, लेकिन अनशिफ्टेड एटम चेंज हो जाएंगे तो गामा आर आर हर मॉलिक्यूल के लिए अलग होता है। टेबल एक होती है पर गामा आर आर की वैल्यू बदलती जाती है। अब ये देखो, मैंने एक टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप CH4 का एग्जांपल लिया है। यहाँ पे देखो कैसे होता है। जो आइडेंटिटी है, CH4 में कितने एटम है, 5 है। आइडेंटिटी अप्लाई करने पे तो कोई चेंज ही नहीं होता है, तो अनशिफ्टेड एटम 5 ही रहेंगे। अब C3 को अप्लाई करने पर कितने अनशिफ्टेड एटम रहेंगे देखो। अब यहाँ पे जैसे C3 है, इस C3 को अप्लाई करने पे देखो, ध्यान से देखना कितने एटम शिफ्ट हो रहे हैं और कितने अनशिफ्टेड रह रहे हैं। ये देखो यहाँ पे जो एटम शिफ्ट हो रहे हैं ना, ये ब्लू वंस आर हाइड्रोजन्स, ये जो पर्पल है ये कार्बन है, वायलेट या पर्पल जो भी आप बोलते हो, ये कार्बन एटम है। ठीक है, तो जो कार्बन और ये हाइड्रोजन है जिससे C3 एक्सिस पास हो रही है, इस तरीके से देखो, यहाँ से C3 पास हो रही है इन दो एटम से, ये तो शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, तो अनशिफ्टेड एटम कितने हो गए, 2। तो C3 के लिए अनशिफ्टेड एटम 2 हो गए। अब देखते हैं C2 के लिए। तो C2 कुछ इस तरीके से जाती है मीथेन में, देखो इस तरीके से है, ये एक V शेप इस तरीके से बन रहा है और एक V शेप यहाँ पे से बन रहा है। तो जो ये C2 एक्सिस है 180 डिग्री रोटेशन देंगे तो ये यहाँ पे चला जाएगा, वो वहां पे जाएगा। चलो अप्लाई करके ही देख लेते हैं, देख लो इस तरीके से अप्लाई हो रही है C2 एक्सिस CH4 में। तो कितने एटम शिफ्ट हुए, हाइड्रोजन तो सारे शिफ्ट हो रहे हैं पर कार्बन जो है अपनी जगह पर है। ठीक है, तो C2 में नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम अप्लाई करने पे कितने आ रहे हैं, 1 है अनशिफ्टेड एटम। अब देखते हैं सिग्मा डी। ये आपका सिग्मा डी प्लेन है इस तरीके से। सिग्मा डी कैसे है, क्योंकि ये जरूर किन्हीं दो C2 एक्सिस को बीच के एंगल को काट रहा होगा। देखो ये सिग्मा डी है। ठीक है, तो ये सिग्मा डी अप्लाई करेंगे तो कितने एटम अनशिफ्टेड रहेंगे, 2 तो शिफ्ट हो रहे हैं, उन्हें छोड़ दो, हमें देखना है अनशिफ्टेड एटम। तो कितने एटम इस प्लेन पर आ रहे हैं, वो अनशिफ्टेड रहेंगे। तो ये एक कार्बन आ रहा है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन आ रहा है, तो ओवरऑल 3 एटम्स अनशिफ्टेड रह रहे हैं। तो सिग्मा डी में 3 एटम अनशिफ्टेड रहेंगे। अब देखो S4 लगाने पर कितने एटम अनशिफ्ट रह रहे हैं। तो CH4 में S4 एक्सिस इस तरीके से आती है, ये है S4 एक्सिस आपकी। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं इस तरीके से। देखो ये जो 2 ब्लू क्लियरली दिख रहे हैं ये अबव प्लेन है और ये जो 2 ब्लू ब्लर हो रहे हैं ये डाउन द प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पे S4 को अप्लाई करो, रोटेशन बाय 90 डिग्री देन रिफ्लेक्शन, ऐसे देख लो, रोटेशन बाय 90 डिग्री देन रिफ्लेक्शन। तो कितने एटम शिफ्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन तो सारे शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो एक ही एटम बचा जो है कार्बन, वो अनशिफ्टेड है। तो
ये शिफ्टेड अनशिफ्टेड एटम तो समझ में आ गए होंगे। अब देखो कैरेक्टर आइडेंटिटी का कितना होता है 3, C3 के लिए कैरेक्टर होता है 0, C2 के लिए कैरेक्टर -1 होता है, सिग्मा प्लेन कोई सा भी हो कैरेक्टर 1 ही रहता है, S4 के लिए कैरेक्टर जो होता है -1 होता है। ये पीछे मैंने याद करने के लिए भी कहा था आपसे, तो आपको शायद अभी याद थोड़ा बहुत हो गया होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 5 × 3 15, 0, -1, 3 और -1, ठीक है। तो ये गामा RR इस तरीके से रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन CH4 के लिए आपने निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे जो ऑर्थोगोनल IR होती है ना, जैसे कैरेक्टर टेबल में गामा1, गामा2, गामा3, गामा4 दे रखे थे ना मैंने, तो वो जो थे IRs थे। तो जो ऑर्थोगोनल IR होते हैं, यानी कि जो दो डिफरेंट IR होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर को भी ऑर्थोगोनल बोलते हैं, यानी कि जो डिफरेंट IR होते हैं उनके लिए, तो जो ये डिफरेंट IRs होते हैं इनके लिए जो है मल्टीप्लाई करने पर जो सिग्मा की वैल्यू है ये 0 होती है। ये ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम है ना, यहाँ पे जो ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम है वहां पर भी हम इसका यूज करेंगे। ये एक पोस्टुलेट है ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम की, और ये तो है ऑर्थोगोनल की कंडीशन। नॉर्मलाइज्ड में AB की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर हो जाती है, ठीक है। ये पोस्टुलेट होती है काई आई आर काई जे इज इक्वल टू 0 हो जाता है समेशन। ये समेशन का साइन होता है सम के लिए, मतलब ये जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना अगले, उसमें मैं बताऊंगी किस तरीके से सॉल्व करते हैं करके। इससे जो है कैरेक्टर टेबल ड्रॉ करने में आसानी होती है। इसको बोलते हैं क्रोनेका डेल्टा। ये रूल होता है डेल आई जे में, जब i इज नॉट इक्वल टू j होता है तो यहाँ पे 0 हो जाती है, और i इज इक्वल टू j होता है तो 1 होती है। मतलब जब सेम IR के एलिमेंट होते हैं, यानी कि काई आई काई जे सेम IR के एलिमेंट होंगे तो 1 के बराबर आएगी, और डिफरेंट IR के कैरेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 वैल्यू आती है सम करने पर। डिफरेंट समेशन ऑफ multiplication of character of different IR gives 0। तो अब यहाँ पे मैं बहुत बार बता चुकी हूँ सिग्मा V क्या होता है, सिग्मा H क्या होता है, परपेंडिकुलर, वो ये परपेंडिकुलर के लिए मैंने लगाया यहाँ पे, ठीक है। सिग्मा D क्या होता है, जो कि कट करता है एंगल बिटवीन 2 C2 एक्सिस। सिग्मा D क्या है, प्लेन जो कि 2 C2 एक्सिस या 2 सिग्मा V के बीच का एंगल कट करता है, ठीक है। अब रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, ये तो मैंने बता दिया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये नंबर ऑफ मोड्स होते हैं। 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, मोड्स ऑफ मोशन होते हैं किसी मॉलिक्यूल में। जैसे H2O में कितना होता है, 9 मोड्स होते हैं मोशन के लिए। उसमें उन 9 मोड्स में से कुछ वाइब्रेशंस होते हैं, कुछ रोटेशंस होते हैं, कुछ ट्रांसलेशंस होते हैं, ठीक है। रोटेशन और ट्रांसलेशन का तो कोई कैटेगरी नहीं, बट ये जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन के आगे फर्दर कैटेगरी है, फर्दर इसको डिवाइड किया गया, कैटेगरी में तोड़ा गया है। तो एक होता है स्ट्रेचिंग, एक होता है बेंडिंग, एक होती है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एक होती है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। बेंडिंग में भी 2 पार्ट में टूट जाता है, इन प्लेन बेंडिंग और आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। इन प्लेन बेंडिंग में आते हैं रॉकिंग, सीजरिंग, और आउट ऑफ प्लेन में आते हैं ट्विस्टिंग और वैगिंग मोड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो गामा रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हो गया। 3n टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड क्या हो गए, रिड्यूसिबल हैं ये मोड। काहे काहे में रिड्यूस कर सकते हैं, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशन में। ये तो फर्दर रिड्यूस नहीं होंगे, लेकिन वाइब्रेशनल मोड फर्दर रिड्यूस हो गए सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक में, और रॉकिंग, सीजरिंग, ट्विस्टिंग और वैगिंग में। तो ये जो रॉकिंग, सीजरिंग, ट्विस्टिंग, वैगिंग है, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक
मोड हैं इनको बोलते हैं इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि इनको आगे किसी भी कैटेगरी में तोड़ा नहीं जा रहा है ना। तो इस तरीके से जो गामा रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वो टोटल नंबर ऑफ मोड होते हैं, और जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो टाइप्स होते हैं उसके, कि कौन कौन से टाइप के वाइब्रेशन है। जैसे सिमेट्रिक है, रॉकिंग है, सीजरिंग है, ट्विस्टिंग, वैगिंग, ये IRs हो गए। और RR क्या हो गए, ये 3N टोटल RR हो गए। ठीक है, तो अब देखते हैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, रिडक्शन ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन गामा RR इंटू इररिड्यूसिबल वन गामा IR में। गामा RR को गामा IR में कैसे बदलते हैं, तो H2O मॉलिक्यूल के लिए मैंने आपको बताया कैसे बनेगी। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, आइडेंटिटी के केस में तीनों एटम अनशिफ्टेड रहेंगे। C2 लगाओगे तो एक एटम अनशिफ्टेड रहेगा, सिर्फ कार्बन वाला। सिग्मा डैश प्लेन लगाओगे तो मॉलिक्यूलर प्लेन है, तीनों के 3 एटम अनशिफ्ट रहेंगे। सिग्मा डबल डैश लगाओगे तो सिर्फ ऑक्सीजन एटम अनशिफ्टेड रहेगा, हाइड्रोजन मूव करेंगे एक दूसरे की पोजीशन में। ठीक है, तो ये अनशिफ्टेड निकाल लिया। अब कैरेक्टर आपको पता है यहाँ पे कितना होता है आइडेंटिटी का, 3 होता है। C2-1 होता है सिग्मा के लिए, हर प्लेन के लिए कैरेक्टर 1 होता है। मल्टीप्लाई कर दो, गामा RR आ गया। अब ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ IR निकालने का। ठीक है, गामा IR इज इक्वल टू 1/H समिशन गामा XI/YI/ZI, 1/H समिशन XI/YI/ZI। ठीक है, तो ये XI क्या होता है, कैरेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ZI होता है कोफिशिएंट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट, जो कि टेबल में दिया हुआ होगा कि 2 C3 हैं या फिर 3 C3 हैं या फिर कितने C3 हैं, कितने सिग्मा हैं, वो कोफिशिएंट हो जाता है, टेबल में दिया होता है ऊपर से। काई ऑफ IR, ये जो Y होता है ये होता है कैरेक्टर ऑफ IR, ये जो है टेबल में दिए रहते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे ये C2V के लिए H2 में C2V की टेबल होती है, देखो जैसे ये हमने वहाँ पीछे निकाले थे ना, गामा RR रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हमने निकाला, कितना आया था 9 -1 3 और 1 आया था। तो इसको हम टेबल के ही नीचे लिख लेंगे, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करने में और कैलकुलेशन में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो X क्या है हमारा, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का कैरेक्टर 9 है, लिख दो। Y क्या है हमारा, कैरेक्टर है किसका, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का। तो A1 के लिए जो A1 का रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर हैं कितने आ रहे हैं, 1 है। आइडेंटिटी के लिए 1 है, और आइडेंटिटी का कोफिशिएंट कितना है, 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 × 1 आ जाएगा। ऐसे ही लिखो, आप लिखोगे इसमें प्लस गामा रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन C2 के लिए कितना है, -1। C2 के लिए A1 का कैरेक्टर 1 है, C2 का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, प्लस B1 के लिए सॉरी A1 के लिए सिग्मा V का जो है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन वो कितना है, 3। और A1 के लिए सिग्मा V का IR 1 है, 3 × 1, YIR की वैल्यू 1 आ रही है यहाँ पे। और कोफिशिएंट सिग्मा के आगे कितने सिग्मा है, एक ही सिग्मा है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट लिख दो, प्लस सिग्मा V प्राइम के लिए कितना है, गामा RR का कैरेक्टर 1 है सिग्मा V प्राइम के लिए, ये 1 लिख दिया। सिग्मा V प्राइम का A1 के लिए सिग्मा V प्राइम का कैरेक्टर 1 है, तो 1 लिख दिया। और यहाँ पे क्या है, 1 है कोफिशिएंट, तो 1 लिख दिया। तो इसको सॉल्व करोगे तो Na1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यानी कि नंबर ऑफ
IRs Na1 इज इक्वल टू 3, यानी कि ये वाले वाइब्रेशनल मोड 3 होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, A1 इज प्रेजेंट 3 टाइम्स इन रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अब आगे का देखते हैं। आगे देखो, Na2 के लिए कितना होगा, 1/4, या 4 क्या है, ऑर्डर है, ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है, 1/4, 9 इंटू 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 इंटू 1। तो हर किसी उसमें सिर्फ ये बीच वाले जो एलिमेंट है यही बदलेंगे, y की वैल्यू बदलेगी, बाकी सब सेम रहेगा। हर IR के लिए y की वैल्यू अलग अलग आएगी, ये बदलेंगे खाली। तो Na2 की वैल्यू आ जाएगी 1, NB2 की आएगी 2 और NB1 की आएगी 3। टोटल नंबर ऑफ मोड्स कितने आ गए, टोटल 9 आ गए। 3 + 3 + 3 9 आ गए ना। तो टोटल तो 9 है, लेकिन अलग अलग कितने हैं, इरिड्यूसिबल 3 आ गए। ठीक है, यानी कि 3 वाइब्रेशनल मोड्स आ गए, डिफरेंट टाइप के। 9 मतलब 3 ये डिफरेंट टाइप के वाइब्रेशनल मोड्स हैं, ये डिफरेंट वाइब्रेशनल मोड है, ये डिफरेंट है। कोई इसमें से स्ट्रेचिंग होगी सिमेट्रिक, कोई एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी, कोई इसमें से बेंडिंग हो सकती है, कोई हो सकती है रॉकिंग, कोई सीजरिंग, कुछ भी हो सकता है। आगे देखेंगे कौन कौन से आते हैं, कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी में आते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से वाइब्रेशन आते हैं। Now reducible representation may be written as gamma RR is equal to 3A1 plus A2 plus 3B1 plus 2B2। यानी कि अब हम इस टेबल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3A1 की यहाँ पे, फिर A2, फिर 3B1, फिर 2B2, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो है टोटल क्या आ गया हमारा, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को हमने रिड्यूस कर दिया इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में। यानी कि हमने रिड्यूस क्यों किया, ताकि हम ये पता लगा सकें कि टोटल नंबर ऑफ मोशन में से कितने वाइब्रेशन है, कौन कौन से वाइब्रेशन है, किस किस टाइप के वाइब्रेशन है। अब आगे हम ये भी देखेंगे कि कौन से रमन एक्टिव है, इसमें से कौन से वाइब्रेशन IR एक्टिव है, ठीक है, कौन सा स्ट्रेचिंग है, कौन सा बेंडिंग है। ठीक है, आगे की वीडियोज में हम देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। Thank you for watching. Like this video, share this video and subscribe this video.